तो हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है कॉपीइंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड। तो सिंपली हमें बताना है कि भाई हमें कॉपी करना है कोई भी हमारा आइटम जो कि मेमोरी से डिस्क में जाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ताकि हमें उसमें स्पेस मिल सके, स्पेस हम क्रिएट कर सकें, तो उसको क्या बोलते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है स्वैपिंग। स्वैपिंग के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, कभी भी हमें कोई भी चीज़ इधर से उधर भेजनी होती है या डिस्क टू मेमोरी, मेमोरी टू डिस्क भेजनी होती है तो हम उसको स्वैप बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है दोस्तों, जब भी यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा प्रोसेस एक ही टाइम पे स्टार्ट हो जाती है और कंप्यूटर हैंग हो जाता है या स्टक हो जाता है, उसको पता नहीं होता कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट करे। ये आपने देखा भी होगा, कभी हैंग हो जाता है जब हम मल्टीपल क्लिक कर देते हैं या मल्टीपल कीज को प्रेस कर देते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाता है, तो उसको हम टेक्निकल टर्म्स में डेडलॉक बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा वो है डिमांड टैगिंग, जिसको डिमांड पैगिंग भी बोला जाता है। ये एक वर्चुअल टेक्निक होती है, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अंदर सीपीयू खुद डिमांड करता है किसी भी प्रोसेस को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए, वहाँ पे इसको बोला जाता है डिमांड टैगिंग। फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो है पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता यार, जब भी जो हमारा प्रोसेसर है वो मेन मेमोरी से कोई चीज़ लेने की कोशिश करता है बट उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, तो वो प्राइमरी मेमोरी में ना होके सेकेंडरी मेमोरी में हो सकता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक एरर आती है जिसको हम पेज फॉल्ट बोलते हैं। फिफ्थ है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हम डेटा क्लाउड पे सेव करते हैं, सर्वर पे सेव करते हैं, वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वैपिंग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ ट्रैप डोर। तो ट्रैप डोर क्या होता है दोस्तों, तो ट्रैप डोर बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ भी होती है और देखा जाए तो ट्रैप डोर एक फॉल्ट भी है। तो हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इट इज़ अ ट्रैप डोर इन अ वॉर गेम। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ होल इन सॉफ्टवेयर लेफ्ट बाय डिज़ाइनर। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स। फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ अ वायरस विच ट्रैप एंड लॉक यूजर टर्मिनल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रैप डोर बेसिकली डिज़ाइनर के द्वारा छोड़ा गया एक लूप होल होता है जिसमें से अगर कभी कुछ हो जाए तो वो सिस्टम के अंदर जा सके, सॉफ्टवेयर के अंदर जा सके और वो एक्सेस कर सके जो भी सिस्टम है या जो भी प्रोसेस है उसको। और जब लॉक होने के बाद जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे कभी हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है तो हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते, बट कोई अगर अच्छा बंदा है जिसको डिज़ाइनिंग की नॉलेज है तो वो उसको एक्सेस कर लेता है, तो वो एक लूप होल होता है, उसी लूप होल को बोलते हैं यहाँ पे ट्रैप डोर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम ईच एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन देयर इज अ सेट ऑफ प्रिमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डैश ऑफ दैट एट्रीब्यूट। बट बेसिकली आप लोगों को ये बताना है कि भाई जो भी कुछ प्री वैल्यूज़ होती हैं वो जो एक रिलेशन होता है उसको कहाँ पे एट्रीब्यूट करती हैं या फिर मतलब कहाँ पे लेके आती हैं, किस में होती हैं। तो बेसिकली ये जो काम होता है हमारा ये डोमेन का काम होता है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन है द टू वे टू अरेंज मल्टीपल विंडोज ऑन अ डेस्कटॉप आर। तो भाई जब भी हमें पता ही होगा कि भाई कोई भी हमारा डेस्कटॉप है या लैपटॉप है उस पर मल्टीपल विंडोज़ जो है हमें वो डालनी होती हैं, और उसको किस वे में डाला जाता है, मतलब कौन सा तरीका होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कैस्केड एंड टाइल। सेकेंड है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। थर्ड है हमारा पॉइंट एंड क्लिक। फोर्थ है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। फिफ्थ है कॉपी पेस्ट। तो बेसिकली टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं कैस्केड एंड टाइल, तो उसी टेक्निक को यूज़ करके यहाँ पे जो है मल्टीपल विंडोज़ एक ही डेस्कटॉप में आप डाल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा प्लग इन कैन ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनैलिटी टू ब्राउज़र। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लगइन्स होते क्या हैं। बेसिकली प्लगइन्स जो होते हैं वो हमारे एक एक्सटर्नल टूल की तरह होते हैं जिसको हम हमारे ब्राउज़र्स में ऐड करते हैं, और उसकी वजह से हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख सकते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्ले गेम्स है, प्ले ऑडियो फाइल है, व्यू एनिमेशन है, व्यू वीडियो फाइल्स है, और लास्ट है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑल ऑफ द अबव। इन सब के प्लगइन्स आप जो है ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा स्पीड ऑफ अ लाइन प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो बेसिकली आप लोगों को बताना है भाई प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस में मेज़र करी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइन पर मिनट। सेकंड ऑप्शन है कैरेक्टर पर मिनट। थर्ड है डॉट पर मिनट। फोर्थ है पिक्सल पर मिनट। और फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिंटर जो है हमारा, उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कैरेक्टर पर मिनट में ही मेज़र करी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैरेक्टर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन द स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो भैया मतलब ऐसा होता है, फोल्डर्स तो काफ़ी सारे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो आप क्रिएट करते हो फिर उसके अंदर सब फोल्डर होते हैं। बट एक मेन फोल्डर होता है जो आपके सारे पाथ को लेता है या सारा जो डायरेक्शन है वो होता है। तो बट एक मेन फोल्डर होता है जिसका के अंदर सारे पाथ होते हैं या सारे फोल्डर्स होते हैं, वो हमें बताना है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर देने वाले हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा रूट डिक्शनरी, ऑप्शन बी है डेटाबेस। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डेटाबेस आंसर करेंगे, बट मैं आपको बता दूँ इसका आंसर डेटाबेस नहीं है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो है सेल, और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है प्लेटफॉर्म, और लास्ट में है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं ये इसके आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है रूट डिक्शनरी। अगर आप डेटाबेस लगा के आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है हमारा, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, उसको क्या बोला जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा, लैंग्वेज जो होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हम कभी किसी और में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। और तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करके कुछ है, कंप्यूटर है, इंटरसेक्शन है, असेंबलर है और कन्वर्टर है। तो ये आप याद कर लेना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइल एडिटिंग MS वर्ड डॉक्यूमेंट यू एक्सीडेंटली लॉस्ट टैग यू शुड यूज़। अब यार देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैं अपनी पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं जो आप लोगों को याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेक श्योर आप उनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है कॉपी है, कॉपी की शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+C। इंसर्ट ये टैब होता है, यहाँ पे आप कुछ भी रिप्लेस करना हो या इंसर्ट करना वो वाला होता है। अंडू जो है, अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। और रिप्लेस होता है, कोई भी चीज़ फाइंड एंड रिप्लेस करनी होती है वो वाली चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐड आपको पता ही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी टेक्स्ट अगर लॉस्ट हो गया है एक्सीडेंटली तो उसको हम वापस कैसे लेके आएंगे। तो बेसिकली दोस्तों उसको हम अंडू से वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंडू। क्वेश्चन 10 है हमारा, ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU इन मैनी कंप्यूटर, व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर्म। तो बेसिकली आप लोगों को ALU की फुल फॉर्म बतानी है, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछी भी जाती है और मोस्टली स्टूडेंट्स को गलत भी करके आते हैं, क्योंकि मतलब इतनी सारी फुल फॉर्म बन सकती है और सब लग भी सकती है। जैसे ऑप्शन ए है एल्गोरिदम लॉजिक यूनिट, थर्ड है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, फोर्थ है ऑक्सिलरी लॉजिक यूनिट, फिफ्थ है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और लास्ट है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि इसकी फुल फॉर्म जो है वो गलत हो जाती है, बट आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ना यार दोस्तों, वो लोग याद करके ज़रूर रखना, क्योंकि ये कहीं ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएंगे। ऐसे ही ऑप्शन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे जिसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, BIT स्टैंड्स फॉर। तो BIT की फुल फॉर्म बतानी है। ये वैसे काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, बट यहाँ पे फिर भी मैं बोलूँगा गलती बहुत ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए है हमारा बिल्ट इन टास्क, सेकंड है बाइनरी डिजिट, थर्ड है हमारा बिफोर इंस्ट्रक्शन टास्क, फोर्थ है हमारा बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क, फिफ्थ है हमारा बिफोर इनिशियल टास्क। तो BIT की जो फुल फॉर्म है, अगर आप वर्ड टू वर्ड जाओगे तो आप गलत कर जाओगे। यहाँ पे BIT जो है हमारा वो है बाइनरी डिजिट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जावा इज़ अ। बताना है हमें कि जावा है क्या। तो अब काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और वो ऑप्शन में यहाँ पे दिया भी गया है, बट प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है आपका हार्डवेयर, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड है कंपाइलर, फोर्थ है लो लेवल लैंग्वेज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट कौन सी है वो अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आप लोग इसका गलत मार्क करके आए। मुझे जितना लग रहा है तो लोग बाग अगर ये ऑप्शन आए तो गलत मार्क करेंगे ही करेंगे। जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे हो सकता है प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज करके आ जाएं, जो कि हमारा गलत होगा।
मिड लेवल लैंग्वेज ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, हाई लेवल होता है या फिर लो लेवल होता है। तो बेसिकली जावा जो है हमारी वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आज की वीडियो का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं या फिर सबसे ट्रिकी भी बोल सकते हैं, और इसका आंसर काफ़ी सारे लोग गलत करेंगे, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको काफ़ी सिमिलर दिख रहे होंगे। डेविड जे ब्राउन, जिनी एमडेल, एडम डंकिल्स, शेमोर क्रे और चार्ल्स बेबेज। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग इसका आंसर चार्ल्स बेबेज देंगे, जो कि हमने पढ़ा है कि फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, उनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, तो उसका आंसर चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, उसका आंसर हो जाएगा शेमोर क्रे। अब प्रोनाउंसिएशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट आप लोग देख लीजिएगा, बट आंसर यही है शेमोर। मैं इसको शेमोर ही पढ़ता हूँ, शेमोर क्रे जो है इनका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अमाउंट ऑफ डाटा दैट डिस्क मे कंटेन नोन एज डिस्क। तो भैया जो डिस्क, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग बता भी सकते हैं। तो कोई भी डिस्क है या कोई भी चीज़ है, उसका जो कैपेसिटी है या उसके अंदर वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास वॉल्यूम, ऑप्शन बी साइज है, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी है स्टोरेज कैपेसिटी, और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली मतलब वो उसकी कैपेसिटी होती है, तो और डेटा है तो स्टोरेज कैपेसिटी उसका राइट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हमें बताना है मल्टी प्रोसेसर जो है वो कौन सा कंप्यूटर सिस्टम होता है। वेयर मैनी सीपीयू वर्क्स अंडर अ कॉमन कंट्रोल, यहाँ अंडर वेयर मैनी सीपीयू वर्क्स आना चाहिए था, बट ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन इनपुट डिवाइस अंडर कॉमन कंट्रोल, वेयर मैनी आउटपुट डिवाइस इज बट नॉन ऑफ दिस ऑल ऑफ द अबव। तो भाई मल्टी प्रोसेसर, जैसा कि आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे होंगी और मल्टीपल सीपीयू यहाँ पे काम करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु क्रिएटेड द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसको मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, और मेरे को ये याद रहता है हमेशा। एक बहुत फेमस कार्टून आता था, उसके बेसिस पे मैंने आपको ये रिलेट करके बताया था। उस कार्टून का नाम था रिची रिच। तो कभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, हु क्रिएटेड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनिस रिची। और अगर पूरा नाम आ जाए यहाँ पे डेनिस एम रिची लिखा हो तो भी वो राइट आंसर होगा। 17th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सेल। तो भाई सेल रेफरेंस के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और हमें ये बताना होता है कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो है वो कौन सा है। बट ये बताने से पहले आप लोगों को और भी चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि जो फर्स्ट में लिखा है हमारा वो है A1 और डॉलर। तो 17th क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन एम एस एक्सेल। दोस्तों ये आप याद करके जाना, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सेल रेफरेंस के ऊपर बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मेक श्योर आप ये याद कर लेना। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल रेफरेंस 3 टाइप के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो रिलेटिव में तो जनरल आप लोगों ने देखा होगा, जो A1 A2 होता है हमारा वो रिलेटिव हो जाता है, और उसमें हम अगर फॉर्मूला भी लगाते हैं तो A1 प्लस A2 या A1 मल्टीप्लाई बाई A2 वो सब हम कर देते हैं, तो वो रिलेटिव हो जाता है। एब्सोल्यूट होता है जिसमें दोनों की ही वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, जो कि है हमारा $A $1। तो ये हमारा एब्सोल्यूट कैटेगरी का है, और बाकी तीनों आप ये जो देख रहे हैं ये सब मिक्स कैटेगरी के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू ऑल द कनेक्टेड पोर्ट। ये किसका काम होता है कि जो भी डेटाज हैं उनको वो आगे फॉरवर्ड करे। तो बेसिकली वो काम जो होता है वो होता है हमारे हब का, और ये राउटर, स्विच, ब्रिज, कन्वर्टर, ये सब मैंने पहले की वीडियोस में बना दिया है। हब जो होता है बेसिकली वो पहले अपने तक पॉकेट्स को लेता है, और फिर वो पहले अपने तक पैकेट्स को लेता है, फिर वो बाकी सारे पैकेट्स को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 19th क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन प्रिंटर। तो हमें यहाँ पे बताना है भैया, लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल हमें बताना है बेसिकली। तो इंक जेट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, चेन प्रिंटर है। डे 1 या डे 2 की वीडियो में मैंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था,
जहाँ पे मैंने आपको सारे प्रिंटर्स और उनके पार्ट्स वगैरह बताए थे, और मैंने आपको याद भी करवाया था कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन प्रिंटर। अब आगे हम ये टेबल देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे, और मेक श्योर करें आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, और इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आगे आपके लिए। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी हमारे पास जो होता है यहाँ पे, वो होता है हमारे पास एक कैरेक्टर प्रिंटर और एक होता है हमारा लाइन प्रिंटर। तो ये एक टेबल है जो आप लोगों को याद रखनी है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के होते हैं। इम्पैक्ट के अंदर भी आपके पास होता है एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है। तो जो भी आप लोगों ने आगे फर्स्ट में देखा था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील्स प्रिंटर, ये सब कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर में आते हैं। ड्रम चेन और बैंड प्रिंटर जो होता है वो लाइन प्रिंटर के अंदर आता है, जो कि हमारा आंसर था। इंजेक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये अलग चीज़ें होती हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। और भी कई टाइप के प्रिंटर्स होते हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे एलईडी हो गया, फोटो इंजेक्ट प्रिंटर हो गया, 3D प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ऑल इन वन प्रिंटर हो गया, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ कंप्यूटर का जहाँ पे प्रिंटर से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो मेक श्योर आप ये टेबल याद कर लें। और आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सेट सपोर्ट्स जापानीज एंड चाइनीज फॉन्ट। तो ये सारे यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो जापानीज और चाइनीज फॉन्ट को सपोर्ट करता है। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा यूनिकोड। यूनिकोड इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए, और यूनिकोड हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको काम में लाता है, या फिर उनके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली यूज़ में लेके आता है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो है MS वर्ड, ऑप्शन 2 है विंडोज़ 10, ऑप्शन 3 है टैली, ऑप्शन 4 है फोटोशॉप, और ऑप्शन 5 है जीमेल। तो आप लोगों को पता ही होगा, MS वर्ड जो है हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है। टैली हम जो भी डेटा सॉफ्टवेयर है उसके लिए यूज़ में लेते हैं। फोटोशॉप हम हमारे फ़ोटोज़ के लिए यूज़ में लेते हैं, और जीमेल हम हमारा मेल एक्सेस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज। तो आप लोगों को पता ही होगा, MS एक्सेल में हम काफ़ी सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एवरेज जो है वो हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ऐड फंक्शन आप लोगों को पता होगा, ऐड फंक्शन यूज़ होता है जो भी ब्लॉक्स होते हैं या जो भी रो और कॉलम होते हैं उनको ऐड करने के लिए। टोटल में आप एक बारी में सब का जो है टोटल निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो हमारा एवरेज जो हम निकालेंगे वो आएगा एवरेज वाले फंक्शन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसीविंग ईमेल। तो बेसिकली ईमेल रिसीव करने के लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे तीन मेन टाइप के जो प्रोटोकॉल हैं वो ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ में आते हैं, जो है SMTP, POP3 और होता है IMAP। तो बेसिकली ये तीन ही प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमारे ईमेल से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे HTTP दिया गया है और SNMP दिया गया है। HTTP तो आप लोगों को पता ही होगा, जो वेब है उसके लिए यूज़ में आता है। SNMP जो होता है हमारा वो होता है सिंपल नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल। जब भी कोई भी टूल जैसे राउटर, स्विच, सर्वर वगैरह होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ में आता है वो होता है SNMP। और FTP क्या होता है? FTP हमारा जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्लाइंट साइड पे हम जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए यूज़ पे आता है। TCP/IP आपने एक मॉडल सुना होगा, तो उस TCP/IP मॉडल पे ये बेस्ड होता है FTP। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिसीविंग ईमेल के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो होता है ये मेल सेंड करने के लिए यूज़ में होता है। और वहीं POP3 और एक IMAP होता है, वो यहाँ पे नहीं लिख रहा है। तो POP3 और IMAP जो होते हैं वो रिसीव करने के लिए होते हैं।
तो POP3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी कोई अटैचमेंट होती है उसको अगर हम रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आता है MIME, यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप इन विंडोज़ इज़ यूज टू। तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट की है ये आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए या लैपटॉप में कुछ भी हो जाए, मतलब ये रामबाण इलाज है। आप ये मान लो आपका लैपटॉप हैंग हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है, या कहीं पे भी कुछ भी हो गया है, कोई फंक्शन आपसे छिड़ गया है जो आप बैक नहीं आ पा रहे हैं, तो ये जो शॉर्टकट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीधा का सीधा जो आपकी टास्क बार है वो ओपन करके दे देती है। और अगर आपका कंप्यूटर हैंग भी है और आपने इसको प्रेस कर दिया तो बहुत जल्दी आपका जो है टास्क बार वो ओपन हो जाएगा। और फिर जिस भी फंक्शन की वजह से या जिस भी चीज़ की वजह से आपका कंप्यूटर जो है हैंग हुआ है उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन टास्क मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फिशिंग रेफर्स टू। तो फिशिंग क्या होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, सेंडिंग मल्टीपल स्पैम ईमेल्स, स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय फेक वेबसाइट और ईमेल। थर्ड है अनऑथराइज स्कैनिंग ऑफ फाइल, क्रिएटिंग डुप्लीकेट फाइल्स। और फिफ्थ है सेंडिंग लार्ज अटैचमेंट। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, हैकिंग जो होती है उसी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन की लेते हैं, मतलब हम नहीं लेते, जो हैकर होता है वो लेता है, और वो किसी भी फेक वेबसाइट या ईमेल के थ्रू वो ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। मतलब हमें बताना है बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा डेसिमल नंबर 25 का। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, जब भी कोई भी डेसिमल नंबर आपको दे रखा हो और उसका बाइनरी बताना हो तो यहाँ पे एक जो चीज़ होती है वो आप फॉलो करते हैं, वो होता है 1 2 4 8 16 वाला जो रूल होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मेरे पास बट मार्कर नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं लिख पाऊँ तो। बेसिकली 1 2 4 8 और 16। तो जब भी कोई भी बाइनरी इक्विवेलेंट आपको बनाना हो किसी भी डेसिमल नंबर से, तो उसका जो है एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं 1 2 4 8 16 रूल। तो यहाँ पे हमें ऐसा करना होता है कि उसमें हमें बिट्स रखनी है 0 1 के फॉर्म में, और हमें एडिशन करके 25 लेके आना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा वो होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 4 8 और 16। तो 16 + 8 24, 24 + 1 25। तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा ये वाला। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। अगर नंबर बड़ा है तो सीरीज़ को आगे बढ़ा दीजिएगा, 16 के बाद 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा, ऐसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी और कोई भी डेसिमल नंबर का आप बाइनरी इक्विवेलेंट बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस जो है दोस्तों उससे हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है हमारा वो भी इनपुट डिवाइस है, उससे हम डेटा देते हैं। स्कैनर जो है वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है उस पर हम देखते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले पे देख रहे होंगे तो ये आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉनिटर। और माइक्रोफोन जो हो जाएगा, जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ वोलेटाइल। तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में ये बहुत अच्छे से समझाया, मेमोरी वाली चीज़, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो आप लोग मेक श्योर करें पुरानी वीडियोस चेकआउट करें ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे, और जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए, और ये आपके आने वाले एग्जाम में मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी है उनको उनको इसका आंसर बहुत इजीली पता होगा। वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो नॉन वॉलेटाइल होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। तो टेम्परेरी मेमोरी का यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट होती है, मतलब नॉन वॉलेटाइल होती है। SSD हमारी परमानेंट होती है, पेन ड्राइव परमानेंट होती है, और CD रोम भी परमानेंट होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी का जो एग्जांपल हो जाएगा रैम। और अगर यहाँ पे कहीं पे रजिस्टर और कैशे दिया होता तो वो भी
हमारे आंसर होते, वो भी हमारे जो है वॉलेटाइल मेमोरी के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की इज यूज टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इन विंडोज। ये बहुत ज़्यादा ईजी है और हम लोगों ने बहुत बार यूज़ भी किया होगा और डेफिनेटली आप लोगों ने भी ये यूज़ किया होगा। इसमें रीनेम करने के लिए हम जो है कौन सी फंक्शन की प्रेस करते हैं, तो वो होती है हमारी F2। F5 भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा जो कि रिफ्रेश के लिए यूज़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MICR टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन बैंक मेनली हेल्प्स इन। तो अब भाई जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि MICR जो होता है वो होता क्या है। बेसिकली ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये एक टेक्निक होती है जो बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। जब आप बैंक में जाएंगे तो आप लोग भी इसको यूज़ करेंगे और ये जो है हमारा चेक होता है उसके ऊपर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ करी जाती है। बेसिकली चेक आगे जो प्रोसीड होता है वो इसी की मदद से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके लैपटॉप में डला हुआ है जिससे आपके सारे फंक्शन हार्डवेयर कनेक्टेड है, जो काम कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड जो आपके फ़ोन में होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ जो अभी इस पीसी में डला हुआ है या आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओरेकल बेसिकली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और iOS जो आप एप्पल में देखते हैं वो iOS होता है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस होता क्या है दोस्तों, तो डीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो बेसिकली ये सिस्टम होता है जिसमें आपका जो भी डोमेन नेम है उसको एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है और उसी के थ्रू आप उसको सर्च कर पाते हैं या उसी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो भाई फायरवॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का ज्ञान है या थोड़े बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर फायरवॉल होता क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा टू इंक्रीज द नेटवर्क स्पीड, ऑप्शन बी है हमारा टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ऑप्शन सी है हमारा टू स्टोर बैकअप डेटा, ऑप्शन डी है टू मैनेज ईमेल सर्विसेज, ऑप्शन ई है हमारा टू कंप्रेस फाइल्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, फायरवॉल जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर में जो यूज़ होता है वो एक एंटीवायरस की तरह यूज़ होता है। ये काफ़ी हद तक हमारे जो है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है और ये काफ़ी ज़्यादा अनऑथराइज चीज़ों को एक्सेस देने से रोकता है। जब भी हम कभी इंटरनेट यूज़ करते हैं और वहाँ पे अभी हम कोई ऐसी साइट पे चले गए जहाँ से वो हैक कर रहा हो या ट्राई करे हमारे कंप्यूटर में एक्सेस लेने का, तो ये उसको प्रिवेंट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और यहाँ पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो दोस्तों होता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल यहाँ पे डेटाबेस के लिए यूज़ होता है और जो ये फोटोशॉप है ये आपके फ़ोटो एडिटिंग के काम में आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। MS एक्सेल आप एक्सेल शीट्स जो बनाते हैं उसके काम में आता है और MS पेंट आप लोगों को पता ही है पेंट के काम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। तो इसका भी जो ये ऑप्शन आप सारे देख रहे हैं ये बहुत बार आता है और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता ये पांचों क्या है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया था कि ये सब क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप प्लेलिस्ट पूरी चेक करना अगर आप चाहते हो आपका कंप्यूटर में स्कोर अच्छा रहे। इसीलिए मैं आपकी काफ़ी टाइम पहले से प्लेलिस्ट बना रहा था ताकि एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए और सिर्फ आप वो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो और बस आपका प्लेलिस्ट कंप्लीट करते ही स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे बताना है विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। तो हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो है स्विच। तो स्विच क्या होता है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि हमारे जो मल्टीपल डिवाइस है उनको कनेक्ट करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ लोकल एरिया में ही कनेक्ट करता है और ये उससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो बेसिकली स्विच होता है एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने काम में आता है लोकल एरिया नेटवर्क में।
बट जो डिवाइस इससे कनेक्टेड रहेंगे ये सिर्फ उनको ही इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जो कि पैकेट्स के फॉर्म में होंगी, सब डिवाइसेस को सेंड नहीं करेगा। वहीं पे जस्ट सेम होता है हब, जो कि एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होता है, बट वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन सेंड करने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर क्या होता है? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को। जैसा कि आपको राउटर का एक लाइव एग्जांपल दिखा होगा, अगर आपने कहीं पे वाईफाई लगा हुआ देखा है आपके घरों में, तो वहाँ पे एक जो मेन बॉक्स होता है वो राउटर होता है। वो मल्टीपल लोगों को या मल्टीपल क्लाइंट्स को जो है ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन, बेसिकली नेट देता है जिसको आप कनेक्ट करके और अपना नेट यूज़ करते हो, तो वो राउटर होता है। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर एक डिवाइस होता है जो रिसीव करता है, रीजनरेट करता है, रीट्रांसमिट करता है। बेसिकली रिपीटर के अंदर सिग्नल जो है वो आता है, वो उसको थोड़ा इनहेंस करता है और फिर इनहेंस करके वापस ट्रांसफ़र कर देता है, और वो उसकी जो सिग्नल की इंटेग्रिटी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है और उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर देता है। मोडियम भी आप लोगों को पता होगा, पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा और अभी भी कई जगह देखा होगा। जब भी हमारे पास वाईफाई नहीं होता और हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है, तो एक डिवाइस होता है उसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए, वो मोडियम होता है। बेसिकली इसमें जो है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए मोडियम यूज़ में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की कंट्रोल जेड इज़ यूज्ड फॉर। तो हमें बताना है कंट्रोल जेड जो हमारी शॉर्टकट की है वो किसके लिए यूज होती है। तो ये आप लोगों को वैसे पता होगा, बहुत कॉमन है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। रीडो के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल वाई। अंडू के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल जेड। कट करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल एक्स। पेस्ट करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल वी। और कॉपी करने के लिए जो यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल सी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अंडू। नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। हमें बताना है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी दोस्तों वो होती है बिट। बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है के बी, एम बी, फिर वो चलता रहता है, वो आप लोगों को पता होगा। वर्ड यहाँ पे हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती है दोस्तों। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हो जाएगी हमारी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है दोस्तों, वो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसको जो कि पब्लिकली एक्सेस होता है, जिसका कोड भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा एक ओपन सोर्स। तो बेसिकली विंडोज़ में वो आप नहीं कर पाएंगे, आईओएस में नहीं कर पाएंगे, मैक ओएस में नहीं कर पाएंगे। तो जो ओपन सोर्स है वो है हमारा लिनक्स। लिनक्स में आप चेंजेस भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपको सुटेबल लग रहा है उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करने के लिए बेसिकली आपको बताना है बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, तो वो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। कंट्रोल वी जो होता है वो हमारा बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। तो बेसिकली आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा है जो भाई बल्क ईमेल के उसमें रहता है। अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स में क्या यूज़ में आता है, तो वो स्पैमिंग होती है दोस्तों। जब भी हम इकट्ठे बहुत सारे ईमेल भेज देते हैं तो उसको हम स्पैमिंग बोल देते हैं, मतलब इकट्ठे बहुत सारे भेजते हैं तब कहते हैं। और कोई भी अनवांटेड होता है वो भी हमारे स्पैमिंग में ही आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन बैंक फॉर रीडिंग चेक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, आपने पढ़ा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये सारे बहुत अच्छे से डिस्कस करे थे। तो इसका आंसर जो होता है दोस्तों वो होता है MICR। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि भाई MICR क्या होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है। तो चलो वन बाय वन बात कर लेते हैं। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आप लोगों ने देखा होगा कि भाई कोई भी हमारे पास पेज होता है उसके ऊपर अगर कुछ प्रिंटेड है तो वहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करने के काम में आता है। MICR जो होता है हमारा वो चेक जो होते हैं बैंक चेक उसके काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिए उसमें एक OMR शीट आती है, तो वो जिस चीज़ पे चेक करते हैं वो होता है OMR, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आप देख रहे हैं QR कोड। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक काफ़ी फ़नी चीज़ है
कि क्यूआर कोड तो सब लोगों को पता है, बट क्यूआर कोड की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता है। तो क्यूआर कोड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रिस्पॉन्स कोड। और लास्ट है हमारे पास बारकोड। बारकोड आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी पैकेज आप लेते हैं या फिर अभी कभी शॉपिंग करने गए होंगे, वहाँ पे एक बारकोड होता है, उसको स्कैन करके ही आपकी प्राइस टैग वगैरह आती है, तो वो हमारा बारकोड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBS ऑफ्टन यूज्ड इन बैंकिंग। तो CBS मैं आप लोगों को बता दूं, CBS की फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये आपके बैंक एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ भी आएगी। और अब आप जब भी आप बैंक में ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि CBS होता क्या है। तो CBS की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो ये होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेसिकली एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म होता है जो कि सारे बैंक में आप यूज़ करते हैं, और ये मैनेज करता है आपके अकाउंट्स या आपकी इन्फॉर्मेशन को। तो सब बैंक्स का अलग अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं CBS। वो जो उनका मेन सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू सिक्योर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। दोस्तों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों को ये है उतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लगता कि और कोई होने वाला है। इसको स्टार मार्क करके आप लोग याद रखिएगा। ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये यूज़ आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर आप ये सब याद करें। हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी, बट हम फिर से बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो SMTP के बारे में अगर हम बात करें, SMTP क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूँ, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पे पोर्ट नंबर भी होता है। तो SMTP जो है वो 25 पोर्ट नंबर पे हमारा काम करता है। बेसिकली ये ईमेल जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या सेंड करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज़ में आता है। POP 3 जो होता है वो होता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये भी ईमेल से रिलेटेड है और ये भी ईमेल में ही काम में आता है, बट अभी यहाँ पे हमें पूछा है बैंकिंग ट्रांजिशन के लिए, तो वो हमें बताना है। HTTP आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। HTTP जो प्रोटोकॉल होता है हमारा वो होता है हमारा बैंकिंग ट्रांजिशन में यूज़ में आता है, और वेब वगैरह में भी आप यूज़ करते हैं। और इस HTTP की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात करते हैं FTP की। FTP होता है बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो जो भी हमारी फाइल ट्रांसफ़र होती है दोस्तों वो FTP के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो FTP है वो एक TCP IP मॉडल होता है, उस पर वर्क करता है। बेसिकली हम एक एंड से मतलब क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सब उस पर TCP IP पे होता है, और उसके लिए FTP यूज़ करते हैं। और SNMP जो है ये हमने पहले भी हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे मॉनिटर को जो कि हमारे कंप्यूटर में मैनेज करते हैं, कॉन्फ़िगर होता है सिस्टम्स, उन सब में यूज़ होता है। बेसिकली जो राउटर हब वगैरह होता है ना, उन सबको मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है SNMP। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NEFT और RTGS इन बैंकिंग आर बेस्ड ऑन विच नेटवर्क सिस्टम। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको NEFT और RTGS नहीं पता होगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। NEFT होता है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। बेसिकली जो भी आप पैसे भेजते हैं इधर उधर बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट, और जो इंस्टेंट ट्रांसफ़र होते हैं वो NEFT के थ्रू होते हैं। NEFT लो ट्रांजिशन में काम ज़्यादा अच्छा करता है। और RTGS की बात करें तो यहाँ पे होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए ही यूज़ में लेते हैं, बट ये रियल टाइम होता है। जैसे ही आपने पैसे भेजे वो आपको वहाँ पे शो भी कर देगा कि हाँ ये हो चुका है, तो वो रियल टाइम वाला होता है। यहाँ पे हाई वैल्यूज़ या फिर कंटिन्यूस फ्लो में अगर आप पैसा भेजते हैं वो RTGS के थ्रू ही होता है, वो आपको दिख जाता है। तो हमें बताना है कि कौन से नेटवर्क सिस्टम पे बेस्ड है। तो ये जो बेस्ड होते हैं वो होते हैं हमारे CBS पे, जो कि हमारा होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। बट यहाँ पे और भी ऑप्शंस है जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे स्विफ्ट है, IFSC है, UPI है, IMPS है। तो मैं आपको बता देता हूँ वन बाय वन। स्विफ्ट जो होता है वो होता है हमारी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। ये इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों।
ये एक सिक्योर ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क होता है। जो भी मैसेज वगैरह आते हैं या ट्रांजिशंस होते हैं वो सब स्विफ्ट के थ्रू होते हैं और ये वहाँ से इंडिकेट करता है। सीबीएस मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, कोर बैंकिंग सिस्टम जो होता है हमारा, जो कि मैनेज करता है अकाउंट्स वगैरह, हमारी इन्फॉर्मेशन, वो सब सीबीएस में आता है। आईएफएससी आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी फेमिलियर हैं, आपके बैंक अकाउंट्स होंगे, उसका एक आईएफसी कोड होता है ब्रांच का, तो वो वाला होता है आईएफसी। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और दोस्तों याद रखना, ये हमेशा एक 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। मेक श्योर आप इसको याद करें, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी देखे गए हैं कि आईएफएससी जो होता है हमारा वो क्या होता है और ये कितने डिजिट का होता है। तो आईएफएससी मैं आपको फिर बताता हूँ, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। ये एक 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। आईएमपीएस के बारे में बात करें तो आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीबीएस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हो सके तो स्टार मार्क करके रख लो, क्योंकि पिछले कई सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, एम्बेडेड सिस्टम और मिनी, अगर आपको ये पता है तो ये आप इसका आंसर कर पाओगे, नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैं पहले आप लोगों को इनके बारे में बता देता हूँ ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो जो भी आपका पीसी लैपटॉप होता है वो सब आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, जो कि 1 पर्सन एट अ टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके अंदर एक ही सीपीयू होता है। वो सब हमारे जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं? सुपर कंप्यूटर वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंडीशन में काम आने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो सारे होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं जो कि लार्ज स्केल डिवाइस पे होते हैं, और ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूज़ करती है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बहुत मास डेटा एक्सचेंज करने के लिए, तो वो मेन फ्रेम होता है। एम्बेडेड सिस्टम वो होता है जिस जो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसको हम कोड करके उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एटीएम है, तो एटीएम में हम एम्बेडेड सिस्टम यूज़ करते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स होते हैं जो कि स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, मोस्टली डेवलप किए जाते थे मिड 1960s में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू लॉक अ विंडो कंप्यूटर क्विकली। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, और ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है बैंकिंग में भी और वैसे भी। कभी भी आप कहीं भी अपना पीसी है, आप काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, और अभी आप उठ के जाते हैं तो आप उसको बार बार शट डाउन नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे आपको लॉक करना पड़ता है। तो इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है दोस्तों वो होती है हमारी Windows+L। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी यूज्ड इन इंडियन बैंकिंग। ये मैंने भी आपको पहले ही बताया था थोड़ी देर पहले। तो आईएफएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपका अकाउंट है तो उसमें हर ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है, ये उससे रिलेटेड है। ये 11 डिजिट का कोड होता है, ये एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। मेक श्योर इसको याद करना है। ये क्वेश्चन डालने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि स्पेसिफिकली पहले एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उन्होंने पूछा था कितने डिजिट का होता है और किस टाइप का होता है। तो दोस्तों 11 डिजिट का कोड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब नंबर भी आएंगे और अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन बैंक्स। ये आप लोगों को पता भी होगा और काफ़ी जगह आपने देखा भी होगा। बायोमेट्रिक क्या होता है वो आप लोगों को पता होगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होता है वो हमारा बायोमेट्रिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर। बारकोड रीडर आप लोगों को पता होगा, टैग्स वगैरह होते हैं उस पर बारकोड होता है, उसको है ओसीआर, मैंने बता ही दिया था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जॉस्टिक अगर आप लोगों ने देखा हो, जॉस्टिक एक डिवाइस होता है जिस पे ऐसे मतलब बस टच करते हैं, उसको अप रोल करेंगे तो वो अप चल जाएगा, और उसको नीचे लाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, वो वाली जॉस्टिक होती है। माइक्रोफोन आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर थ्रेट टू बैंकिंग सिक्योरिटी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ,
वैसे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। और काफ़ी टाइम पे ये पूछा भी गया है, तो आप लोगों को ये टर्म्स पता होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप इसको याद कर लें। ये सारी टर्म अगर आप लोगों को पता है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिशिंग क्या होता है? अगर फिशिंग को मैं आपको सिंपल जनरल भाषा में समझाऊं, तो जब भी आपको कोई भी फ़ोन कॉल आएगा या कोई भी अटैकर होगा, वो एक ट्रस्टेड सोर्स बन के, बैंक या ऑर्गेनाइजेशन बन के आपको रीच आउट करेगा और फिर वो आपसे आपकी डिटेल लेगा, लाइक बैंक डिटेल हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गई, पासवर्ड हो गई, या ओटीपी वाले स्कैम्स जो होते हैं, वो सब हमारा फिशिंग में आता है। वहीं विशिंग में क्या होता है? फ़ोन कॉल और मैसेज के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और उसमें आपके साथ फिर फ्रॉड किया जाता है। वहीं सी ऑप्शन है हमारा, उसमें क्या होता है, मतलब आप वर्ड वैसे नाम से भी मैच कर सकते हो। सी ऑप्शन में हमारे पास जो होता है वो एसएमएस होता है। एसएमएस भेज के आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। ये तीन तो सेम थे, बट की लॉगिंग या की लॉगर अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के थ्रू जो कि आपके कंप्यूटर में इंसर्ट कर दिया जाता है, उसके थ्रू आपके कंप्यूटर से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, फैच करी जाती है, और उससे भी आपको फिर ब्लैकमेल वगैरह किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि कोई डिवाइस होता है वो उन्होंने उनके लैपटॉप में लगा दिया या पीसी सिस्टम में लगा दिया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर ली। तो वो वाली चीज़ जो होती है उसको की लॉगर बोलते हैं। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और इस प्रोसेस को जो बोला जाता है वो की लॉगिंग बोला जाता है। और डीबगिंग जो होता है दोस्तों, डीबगिंग मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी एरर आ जाती है, उसको सही करने का जो प्रोसेस होता है प्रोग्राम में, उसको डीबगिंग बोला जाता है या फिर ट्रबल शूट बोला जाता है। तो ये जो डीबगिंग होता है ये कोई भी साइबर थ्रेट नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीबगिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, विच टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन स्मार्ट कार्ड फॉर एटीएम ट्रांजिशन। तो वो हमें बताना है, ये बहुत इजी है। इसमें हमें बताना है एटीएम ट्रांजिशन के जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसमें कौन सी मेमोरी यूज़ होती है। तो उसमें दोस्तों रोम यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट इन विंडोज़। शॉर्टकट कीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। आपको शॉर्टकट कीज़ याद करके जानी है। एक या दो क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की के ऊपर देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सारी शॉर्टकट की है, मैं आपको सबके बारे में बता देता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है, कंट्रोल पी जो हमारा वो प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल ए जो होता है वो हमारा ओपन फाइल और डॉक्यूमेंट के लिए होता है, कंट्रोल इन से आप न्यू विंडो और टैब वगैरह ओपन कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ ई बैंकिंग। तो हमें ये बताना है कि भैया कौन सा इसमें से वैलिड एग्जांपल है ई बैंकिंग का। बेसिकली हमको आपको ये बताना है कि भाई ये जो सारी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं क्या ये बैंकिंग में यूज़ आते हैं, ई बैंकिंग में आते हैं या नहीं। बस एनईएफटी और आरटीजीएस अभी हम पढ़ के आए हैं हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में, ये दोनों यूज़ आते हैं, तो ये बेसिक बिल्कुल ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। आईएमपीएस भी बैंकिंग का ही पार्ट है और यूपीआई भी बैंकिंग का ही पार्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डज केवाईसी स्टैंड फॉर इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमने बथेरी जगह देखा होगा। केवाईसी करानी है, केवाईसी अपडेट करानी है, ये करानी है, वो करानी है। और अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन आया भी था एक एग्ज़ाम में, वहाँ पे केवाईसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी और इतने लोग इसको गलत करके आए थे। तो ये मेक श्योर करें आप याद कर लें, और हो सकता है ये आगे भी आ जाए क्योंकि ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है। तो केवाईसी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नो योर कस्टमर। जब भी आप कोई अपडेशन कराते हैं आधार कार्ड या बैंक में डिटेल वगैरह देते हैं तो वहाँ पे केवाईसी होती है, तो वो यही होती है, उसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमें बताना है कि भैया इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है और आपके पीसी लैपटॉप में भी होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन वाला। ओरेकल हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो राइट आंसर ओरेकल हो जाएगा। और लिनक्स भी होता है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। विंडोज़ की जगह आप लिनक्स वगैरह भी डाल सकते हो और काफ़ी जगह ये यूज़ भी होता है, तो इसको आप चेंज कर सकते हो। बट विंडोज़, एंड्रॉयड और आईओएस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिनक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो वो हमारा लिनक्स होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एम एस एक्सेल। तो ये फाइल एक्सटेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मोस्टली एक या दो क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन के बारे में बताना है, तो डी ओ सी जो होता है दोस्तों वो वर्ड का होता है, एम एस वर्ड का, ये याद रखिएगा, डी ओ सी एक्स एम एस वर्ड होता है। एक्सेल एस और एक्सेल एस एक्स ये दोनों हमारे एम एस एक्सेल के होते हैं। पीपीटी पावर पॉइंट का होता है। टी एक्स टी जो हमारा होता है वो नोट पैड या टेक्स्ट फाइल का होता है। और पीडीएफ आप लोगों को पता ही होगा, पीडीएफ फाइल का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक्सेल एस और एक्सेल एस एक्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन बैंक कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली मतलब आप लोगों को फायरवॉल का फंक्शन बताना है। फायरवॉल बैंक कंप्यूटर नेटवर्क हो या आपका पीसी हो, लैपटॉप हो, सब में फायरवॉल होती है, उसका काम क्या होता है। तो बेसिकली फायरवॉल का काम होता है कि ये आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करती है अनवांटेड अटैक से और ब्लॉक करती है कोई भी एक्सेस अगर लेना चाहता है उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। जब भी कोई भी पर्सन या अटैक आपके उस पर होता है तो फायरवॉल एक्टिवेट हो जाती है और वो ब्लॉक करती है अनवांटेड या अनऑथराइज एक्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बैंक। तो बैंक के अंदर जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो टैली अगर आप लोगों को पता होगा, टैली जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या अकाउंटिंग वगैरह जानते हैं उनको पता होगा, टैली वहाँ पे यूज़ आता है। वेब सर्वर यहाँ पे यूज़ आता है, ऑब्वियस सी बात है। एम एस एक्सेल भी यूज़ आता है, बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है बैंक्स के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, तो वो बेसिकली वेब सर्वर होगा। एम एस एक्सेल, ओरेकल बी डी, ओरेकल डी बी भी एक टूल होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। फोटोशॉप फोटोज़ वगैरह एडिट वगैरह करने के लिए यूज़ में आता है, तो वो हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र सिक्योर फाइल इन बैंकिंग। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइल को सिक्योरली ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ में आता है, इस पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस भी कर चुके हैं और मैंने ये सारे आपको बता भी दिए थे। एफ टी पी फाइल ट्रांसफ़र होता है, एच टी टी पी एस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, एस एम टी पी और पी ओ पी थ्री ईमेल में यूज़ आते हैं। अब ये एफ टी पी और एस एफ टी पी में फ़र्क क्या होता है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। एस एफ टी पी बेसिकली सिक्योर हो जाता है, तो जब भी अगर लिख के आ जाए सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो ये वाला होता है। और फाइल ट्रांसफ़र मतलब एफ टी पी होता है। तो एस एफ टी पी जो होता है वो सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ यू पी आई। यू पी आई की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। इस वाले पार्ट में मैंने काफ़ी सारी फुल फॉर्म डाली है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फुल फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और कई बार आपको पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली कंप्यूटर में सारी चीज़ें शॉर्ट में है, तो आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आप काफ़ी हद तक औरों से एज ले लोगे। तो यूपीआई की फुल फॉर्म बतानी है हमें, जो कि होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो आप अपना जो भी फीडबैक रहता है वो आप कमेंट करके बताएं। आपको किस चैप्टर में या पर्टिकुलर किस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो भी आप बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियोस भी लेके आ जाऊँगा। सेम इंग्लिश के लिए भी है, वहाँ पे भी चल रहा है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो आपको स्कोर जिसमें आपका स्कोर नहीं आ रहा हो तो आप वो वहाँ बता देना, हम ले आएंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप्स हमने बना रखे हैं, वहाँ जाके ज्वाइन करो, आपको ये सारी पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएगी। और डिस्कशंस के ग्रुप भी हमने बना रखे हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पे भी ज्वाइन कर दूँगा। बाकी ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए और पढ़िए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच कंप्यूटर जनरेशन इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर यूज इन एटीएम्स। तो जनरेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था वो हमें बताना है, वो है फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन आप लोगों को पता होगा। तो फर्स्ट जनरेशन आप लोगों को पता होगा, जो वैक्यूम ट्यूब्स थी वो हमारी फर्स्ट जनरेशन की होती है। सेकेंड जनरेशन में दोस्तों हमारे पास आते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह। और जो थर्ड जनरेशन होती है, थर्ड जनरेशन में आईसी आ गई थी। तो थर्ड जनरेशन जो होता है वो हमारा आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। फोर्थ जनरेशन में आपका ये माइक्रो प्रोसेसर आता है। फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है वो एआई वाला है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। फिफ्थ जनरेशन अभी हमारा करंट है, तो उसमें ये जो जितने भी हैं वो सब यहाँ पे हैं। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन जो अभी करंट में चल रहा है। ये याद कर लेना, जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा।
आपको 2 या 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही देखने को मिलेंगे, तो मेक श्योर आप इस सबको याद कर लें।